अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 17 सेकेंड ईयर की फिजिक्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। आप लोग ये केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, क्रिस्टलाइन ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट्स होती है एटम्स मॉलिक्यूल्स की। इसमें ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि रेगुलरली अलाइंड होते हैं, तो हम कहते हैं ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट होती है ना, कहते हैं जो एटम्स की पोजीशन होती है वो परफेक्टली ऑर्डर्ड होती है और काफ़ी दूर तक उनकी ऑर्डर अरेंजमेंट होती है। छोटे लेवल पे नहीं होती बल्कि बड़े लेवल पे होती है, लार्ज डिस्टेंस पे होती है। और ऐसे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है ना, तो ये बड़ी क्विकली, अगर सॉलिड होते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब्रप्ट का मतलब होता है बड़ी जल्दी जल्दी। इनके मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं। अब इसी का इन्वर्स होगा, वो मार्फस होगा, कि मतलब किसी किस्म की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, किसी किस्म का ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब प्रॉपरली अरेंज नहीं हुए होते। और ये जो हमारे पास इनका जो डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है, मतलब ऑर्डरली अरेंज नहीं होते। अगर इनको हीट अप किया जाए और ये सॉलिड्स हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। और इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स भी नहीं होते। पॉलीमेरिक, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। पॉलीमेरिक सॉलिड्स ऐसे होंगे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? हैव स्ट्रक्चर दैट इज इन बिटवीन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर। कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्डर्ड भी कहीं पे होता है और कहीं पे डिसऑर्डर्ड भी होता है। कहते हैं इनकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और इनकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो का मतलब होता है, आप लोगों ने जैसे पॉलीमेरिक सॉलिड्स में देखा होगा, शॉपर की एग्जांपल इसमें ली जाती है। अगर आप देखें ना, शॉपर बहुत लाइटर वेट होता है, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें डाल के एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं उसकी जो होती है ना, हम स्ट्रेंथ टू वेट रेशो वो बहुत ज़्यादा होती है, कि उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आगे कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करो। जो स्ट्रेस होता है ना, वो बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करते हो। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि हमारे पास डिफाइंड होता है एज ए फोर्स ऑन यूनिट एरिया, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ उसकी शेप में, वॉल्यूम में, लेंथ में चेंज लेके आ सके। तो जो स्ट्रेस होता है उसको बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये सिग्मा का सिंबल है और ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसके यूनिट की बात करें, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। या इसका यूनिट ओवरऑल हम पास्कल भी कह सकते हैं। स्ट्रेन क्या आता है? कि जब भी ये फोर्स पर यूनिट एरिया के किसी एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो चेंज आ रहा होता है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो वो स्ट्रेन यही है कि मेजर होता है डिफॉर्मेशन का जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, मतलब जब कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पर लगाई जाती है, उसकी वजह से जो सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन खराबी आती है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेन का। और स्ट्रेन अगर हमारे पास वन डायमेंशनल है, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में, एक सिंगल डायमेंशन में है, तो इसको फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी बोला जा सकता है। इसको जो स्ट्रेन होता है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन से। और ये अगर मैं लेंथ के केस में बात करूँगी तो ये चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ आएगा, कि पहले हमारे पास कितनी थी लेंथ, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो चेंज कितना आया। तो यहाँ पे यही है, ओरिजिनल कितनी थी और चेंज कितना आया। आगे इसका सेकंड पार्ट है, इनके यूनिट्स बता दें। अब जैसे देखिए, इसका यूनिट तो हमने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब स्ट्रेन के केस में क्या है? ऊपर भी चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ ही है, नीचे भी लेंथ ही है। तो मीटर मीटर से खत्म हो जाएगा, तो किसी किस्म का यूनिट नहीं होगा। कहते हैं डिफ्रेंशिएट करो बिटवीन टेंसाइल, कंप्रिहेंसिव एंड शेयर मोड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आपने पहले स्ट्रेस की तीन टाइप्स बतानी है, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। कहते हैं अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स इस तरह से अप्लाई करो कि उसकी लेंथ चेंज हो रही हो, मतलब कोई वायर है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो सेंड उसके एंड्स के ऊपर, कि उसकी लेंथ चेंज हो, तो हम कहते हैं वहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे यही बात करें, जब स्ट्रेस चेंज करे लेंथ को तो हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा फिर? कि ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। फिर शेयर स्ट्रेस का क्या होगा? शेयर को हम लोग रिलेट करवाते हैं शेप के साथ। तो अगर किसी बॉडी की शेप चेंज हो रही होगा ना स्ट्रेस अप्लाई करने से, उसको हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस। कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेस क्या है?
कहते हैं अगर आप किसी बार के, यूजुअली हमारे पास ये 3 टाइप्स ली जाती हैं, ठीक है। और कंप्रिहेंसिव क्या है, ये एक एक्स्ट्रा है कि अगर आप किसी बार के एंड्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और उसको पुश कर रहे होते हो और वो जो है वो कंप्रेस हो जाए, ठीक है, उसमें कंप्रेशन आ जाए, तो हम स्ट्रेस को नाम क्या देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आपके पास ये बुक्स में अक्सर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं मिलेगा, आपको ये 3 मेन स्ट्रेस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा भी इन्हीं का हुआ है, ठीक है। कंप्रेसिव ऐसे पूछा हुआ है तो आप इसको भी कह सकते हैं। कंप्रेसिव क्या है कि अगर आप बार के एंड्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करो और वो पुश हो जाए, ठीक है, मतलब कंप्रेस हो जाए। आगे टेंसाइल स्ट्रेन क्या है कि जो टेंसाइल हम लेंथ से कह रहे थे, तो इसका स्ट्रेन ही आएगा, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक, हम वॉल्यूम के ऊपर चेंज कह रहे थे, जब फोर्स अप्लाई करते हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर स्ट्रेन क्या होगा, हमने शेप से रिलेटेड कहा था, तो ये आ जाएगा जब भी आप किसी फेस के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करो तो जो शेप में चेंज आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, उसको हम नाम देंगे शेयर स्ट्रेन का। कहते हैं सपोज करें ये मेरे पास एक बॉक्स है, ओरिजिनली हमारे पास अगर इसमें देखा जाए, ओरिजिनल हम कहते हैं कि ये इसकी जो विड्थ है, सॉरी हाइट है, वो ए है। आप क्या करो, इस एंड के ऊपर ना यहाँ पे फोर्स लगा दो, हम कहते हैं ये जो ऊपर वाला फेस है वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब कितना आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है उसको हम डेल्टा ए बोलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आप एक फेस लो ऑब्जेक्ट का, उसके बाद आपने स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से ये वाला जो फेस है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया, थोड़ा सा आगे मूव कर गया। और कितना मूव ऑन किया, कितना उसकी शेप में, शक्ल में बिगाड़ आया है, वो डिपेंड करेगा कि ये कितना आगे मूव ऑन किया है। तो वो डेल्टा ए मूव ऑन किया है, आप इसको शेयर स्ट्रेन को लिख सकते हैं डेल्टा ए ओवर ए, ये टेन थीटा के भी इक्वल होता है। बच्चे ये एक ट्रायंगल से नहीं बन गई हुई, जिसमें ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर टेन थीटा होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए ओवर ए। तो कहते हैं आप इसको टेन थीटा के इक्वल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, कहते हैं डिफाइन करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ना 10th क्लास में आपने सारी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो उसकी वजह से उसमें स्ट्रेन आ रहा होता है, उन दोनों की जो रेशियो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। कब, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। कहते हैं शो करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेन के हमारे पास सॉरी स्ट्रेस के सेम यूनिट्स हैं। मुझे ये देखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर के, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर्स के। कहते हैं इसकी 3 काइंड्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन की ना 3 टाइप्स थी, एक तो लेंथ में चेंज आ रहा था, एक वॉल्यूम में और एक शेप में। तो इसी हिसाब से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ना 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहली आती है यंग्स मॉडुलस। अगर टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन होगा तो वो होगा हमारे पास यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस का फार्मूला एफ ओवर ए, स्ट्रेन का डेल्टा एल ओवर, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये डेल्टा एल है बाय एल है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज किया है। बल्क मॉडुलस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, कि वॉल्यूम मेट्रिक, आप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज करवाने के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई करते हो और डिवाइडेड बाय जो उसमें चेंज आ रहा होता है। तो एफ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा, डेल्टा वी बाय बी। तो रीअरेंज करेंगे, ये वी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। शेयर मॉडुलस क्या होगा फिर, जो शेप में चेंज आ रहा होगा, शेयर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि 17.4 शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए डक्टाइल मटेरियल। ये हम लोगों ने ना टॉपिक किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो आप उस टॉपिक के जो ग्राफ है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। कहते हैं उस ग्राफ में जो डिफरेंट टर्म्स थी ना उनको भी बताओ। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट ये होती है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कि जो कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है आप उसको अप्लाई करते हो, लेकिन जैसे ही उसको रिमूव करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। यील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बेयर कर सकता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वो होता है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो ऑब्जेक्ट बेयर करता है टूटने से पहले। अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा, तो इसमें ये वो टॉपिक आ जाएगा। आगे कहते हैं व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी होती है जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए।
कहते हैं आप इसको फोर्स टेंशन एक्सटेंशन ग्राफ से कैसे मेजर कर सकते हैं, ये प्रॉपर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। उसी का आप ग्राफ मेंशन करेंगे और उसके साथ में फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा। कहते हैं आप एक्सप्लेन करें फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था एनर्जी बैंड थ्योरी के, जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स भी ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बैंड्स बनते हैं। और तीन हमने बैंड्स पढ़े थे, सॉरी 3 बैंड्स या यूजुअली 2 बैंड्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास वैलेंस बैंड आ जाता है, कंडक्शन बैंड होता है और उनके दरमियान फॉरबिडन बैंड होता है। और उन बैंड्स के बेस के ऊपर आप मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं, कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें भी वो टॉपिक आ जाएगा एनर्जी बैंड थ्योरी का, ठीक है। आगे कहते हैं डिस्टिंग्विश करें बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक होते हैं ऐसे सेमीकंडक्टर जो होंगे जो बिल्कुल प्योर होंगे। एक्सट्रिंसिक होगा कि जिसमें आप बाहर से कुछ ऐड कर दें। आगे वो कहते हैं हाउ वुड यू ऑब्टेन एन टाइप और पी टाइप मटेरियल। एन टाइप का मटेरियल ऑब्टेन होंगे, कहते हैं एन टाइप मटेरियल कब ऑब्टेन होते हैं, जब आप किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावेलेंट का एटम ऐड कर देते हो। पेंटावेलेंट का ऐड करेंगे तो मतलब ऐसा होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको हम लोग एन टाइप मटेरियल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। जैसे आप फास्फोरस वगैरह को सिलिकॉन में ऐड करते हैं। पी टाइप मटेरियल्स क्या होंगे कि जिसमें आप ट्राइवेलेंट ऐड कर देते हो। ट्राइवेलेंट होता है जिसके आउटर मोस्ट में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 3 तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक होल बच जाएगा, खाली जगह बच जाएगी। होल के ऊपर यूजुअली हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो हम कहते हैं वो पी टाइप मटेरियल होगा। तो आप इस टॉपिक में वो जो टॉपिक है पी टाइप एन टाइप मटेरियल, वहाँ से डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं। कहते हैं डिस्कस करें मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। ये भी हमारे पास पीछे टॉपिक ही था कि हमारे पास अगर हम लोग कंसीडर करें कोई ए एटम है, इनिशियली उसका अगर होल जनरेट है, तो मे भी उसका नियरेस्ट जो बी एटम होगा वहाँ से होल मूव ऑन कर जाए ए में, और सी से मूव ऑन कर जाए बी में, और जहाँ जहाँ से होल्स मूव कर मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ते जाएंगे, उस एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास वो होल्स को फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक टॉपिक आ जाएगा। क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर्स के ऊपर नोट लिखे। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। सुपर कंडक्टर ऐसे होते हैं कि जिनके हमारे पास रेजिस्टेंस होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 0 हो जाती है, और उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लें, लेड की ले लें, ठीक है। तो ये टॉपिक इसमें आ जाएगा, उसकी एप्लीकेशन एक तो लिख दीजिएगा। आगे कहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पैरा सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्पिन की मोशन की वजह से कह लें या ऑर्बिटल मोशन की वजह से कह लें, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो टाइनी मैग्नेट्स के तौर पे बिहेव करता है, तो उसको नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक। इसमें कोई एक एग्जांपल देख लीजिएगा प्लैटिनम या सोडियम वगैरह की। डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपोजिट होती है, तो हम कहते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है। तो इनिशियली इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इनको डायमैग्नेटिक कहते हैं। इसमें वाटर ले लें, कॉपर ले लें, इसमें कोई 2-3 डेफिनेशन सॉरी एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें डोमेन्स होती हैं। ये भी हमने पीछे टॉपिक किया हुआ है कि ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं कि जिनमें आप बड़े लेवल पे बात करते हैं, आप एटम्स की बात करते हैं, कहते हैं जो हमारे पास डोमेन्स में जितने एटम्स होते हैं सबकी ऑर्बिटल और स्पिनिंग मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सारी एक ही डायरेक्शन में होती है, सपोर्ट कर रही होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा होता है। इसमें निकल कोबाल्ट ये सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस हमने ये पढ़ा हुआ है। ये भी मैंने कहा था कि हिस्टैरिसीस लॉस होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, कि जिसमें डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स में सारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन आप जैसे ही उसको अल्टरनेटिंग करंट सोलिनॉइड में रखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सोलिनॉइड में रखने का मतलब है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो सारी डोमेन्स उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं, तो हम कहते हैं वो मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो डोमेन्स की डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाती है, दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अल्टरनेटिंग करंट सोलिनॉइड में रखते हो तो वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। और इस सारे काम में ना एनर्जी हमें काम रिक्वायर्ड होती है काम करने के लिए, या वो लॉस हो रही होती है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। और ये जो लॉस हो रही होती है एनर्जी वर्क करने के लिए, उसको हम नाम देते हैं हीट की फॉर्म में लॉस होती है, उसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं।
कहते हैं ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है ना, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में भी। अगर आपको ट्रांसफार्मर याद हो तो हमारे पास इस तरह का एक कोर मटेरियल लिया जाता था, और कोर मटेरियल के ऊपर हमारे पास 2 वायर्स हम वाउंड करवाते थे। एक साइड पे हम लोग जो वायर वाउंड करवाते थे उसको वायर को नाम देते थे प्राइमरी वायर का, और दूसरी वायर पे हम नाम देते थे सेकेंडरी वायर का। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का। कहते हैं ये जो कोर मटेरियल होता है ना, ये यूजली सॉफ्ट आयरन लिया जाता है। सॉफ्ट आयरन इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो होता है सॉफ्ट आयरन ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होती। ठीक है, तो फिर कहते हैं इसलिए हम लोग स्ट्रेसिस लॉस की बेस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कोर मटेरियल कौन सा चाहिए। वो यही बात करें, जो आयरन है वो कोर मटेरियल के तौर पे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रेसिस एरिया है, स्ट्रेसिस वजह जो लूप होती है ना उसका ये एरिया जितना कम होता है उतना इसका मतलब है वहाँ पे लॉस कम हुआ होगा। तो हिस्टैरिसीस एरिया हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उसकी एनर्जी उतनी कम इस्तेमाल हुई होगी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस के बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल होना चाहिए जिससे आप ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करवा सको कोर मटेरियल के तौर पे। तो इन शॉर्ट के हमारे पास यहाँ पे याद रखिएगा, यूजुअली आप वो मटेरियल लेते हैं जिनकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लॉस कम हो, या फिर जिनका स्ट्रेसिस लूप कम हो। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो चैप्टर है ज़्यादा चैप्टर के अंदर से ही इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर भी स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।